Jai Hind friend, this is 8 June Thursday today and I'm going to discuss The Hindu editorial analysis। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में डेली करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट कवर करता हूँ, पीआईबी का न्यूज़ कवर करता हूँ, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन से निकाल के यहाँ पर एक जगह आपके पास न्यूज़ लेके आता हूँ। तो जो भी मित्रगण हमारे, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये वीडियोस बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ये मेरा चैनल है, इसको सपोर्ट कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए यहाँ पे बताते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 में जो पूछा गया है उस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है यहाँ पे। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द वैलिडिटी ऑफ लॉ placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। तो इस पे कोई जजमेंट नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो पहले में कह रहा है 1 only, दूसरे में 2 only, तीसरे में दोनों और तीसरे में दोनों नहीं, चौथे में दोनों नहीं। तो यहाँ पे कौन सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी। कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आप कल क्यों अपना आंसर की एक्सप्लेनेशंस और डिटेलिंग कल क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी चीज़ का रिवीजन अभी रिपीटेडली रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका चीज़ क्लियर होता बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को पर्सपेक्टिव रख के यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और उसी पैटर्न पे आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको एक दिन क्वेश्चन मिले तो आप उस दिन भी देख लिए, दूसरे दिन की बात करें तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी मिल गया और आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो ये रिविज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं हम ही रोट बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा और अमेरिका में भी रहे कुछ समय के लिए। वाज आल्सो इलेक्टेड सेंट्रल असेंबली। तो ये असेंबली में भी चुनाव ये हुआ था, तो इनको इलेक्ट किया गया था। ये कौन है, पर्सनालिटी पूछा है, क्वेश्चंस बहुत डीपली जाके पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन है कॉमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, नहीं तो इसकी डिटेलिंग आपको कल अवश्य मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीआईबी न्यूज़ क्या है आज का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये किस ट्राइब से हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चंस ये किस राज्य से आती हैं, ये रहा। तीसरा क्वेश्चंस क्या कोई लेडी ऐसी हैं जो भारत की पहली प्रेसिडेंट हुई हैं या नहीं, अगर हैं तो उनका नाम। ये तीनों आप कमेंट सेक्शंस में लिखें अगर ये आपको आता है तो ये अभी बेलग्रेड पहुंची, यहाँ सर्बिया पहुंची। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या की हैं, तो यहाँ बेलग्रेड पहुंची और सूरीनाम और सर्बिया में भी ये स्टेट विजिट करी। तो किस चीज़ को लेके यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे इनको अलेक्जेंडर विविक जो हैं प्रेसिडेंट, अलेक्जेंडर विविक यहाँ पे किसके हैं प्रेसिडेंट, तो ये सर्बिया के हैं। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिए हैं। तो अभी ये विजिट पे हैं, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड इंडस्ट्रियल इंडिया अभी बनी है। तो सरपास कर गई है जापान को। 2018 में ही ये न्यूज़ निकल के आ रही है। तो हम लोगों का ग्रोथ चल रहा है और स्टील के सेक्टर्स में ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में जो भी स्टील से रिलेटेड है, देखिए कोर इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़, उनमें से किसी भी सेक्टर का ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है अपने देश की इकॉनमी ग्रोथ होती हुई नज़र आएंगी। तो ये वही चीज़ है, याद होना चाहिए हम लोग किसको सरपास किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, 2018 में ही सरपास किया, तो ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। अभी आपको बता दें सर्बिया के जो विजिट पे थी उसकी लोकेशंस को हम देखेंगे। तो ये रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, हेजरगोवानिया, मोंटेनेग्रो, ये कोसोवो और ये मैसिडोनिया, बुल्गारिया, ये सब कंट्री से बॉर्डर सर्बिया की टच करती है। तो बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना सकता है कि ये जो कंट्री पे विजिट की हैं
किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये चीज़ें क्लियर कर लिए। देखिए एक चीज़ बता दें, यहाँ पे डाउट क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डाउट लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ें कि वो चीज़ें कम से कम क्लियर हो जाए। आगे जो यहाँ पे मेटा है, मेटा क्या है? आपका फेसबुक अब मेटा कंपनी बन गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें श्रीमती जुबिन ईरानी इनके साथ मिलकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, तो ये इनके साथ मिलके क्या लॉन्च की हैं? एक कंपेन का क्या नाम है? अमृत जनरेशन कंपेन। तो ये अमृत जनरेशन कंपेन में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है, एम्पावर करेगा किसको? यूथ को। किसके? इंडिया के जो भी यूथ होंगे, जो भी नवयुवक लोग हैं, उनको इनकरेज करेगा कि आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उस ड्रीम को क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करेगा। तो ये इनवाइट करेगा यंग पीपल और यंग माइंड को कंट्री के, कि अपने जो भी क्रिएट कर सकते हैं रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो भी लोग एस्पायर हैं करने के लिए, यहाँ पे उनको अपने भविष्य में क्या चीज़ें करनी है उस पे ये फॉस्टर करता हुआ नज़र आएगा। कैसे ग्रो करना है आपको वो चीज़ें बताता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ पे एक दिन में एक नेशनल पार्क कवर करते हैं, उसकी डिटेलिंग कल दी जाती है। तो ये 3 नेशनल पार्क जो एक राज्य के ही हैं, वो किस राज्य के हैं? तो यहाँ पे कैलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों आपके राजस्थान से आते हैं। तीनों राजस्थान का नेशनल पार्क है ये चीज़ें। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से तीनों जगह से क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग को मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडिटोरियल है डेडली बिलबोर्ड के ऊपर आई है अभी रिसेंटली, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या ये चीज़ें निकल के आ रही है? अभी जो गांट बिलबोर्ड, सबसे पहले आपको बता दें बिलबोर्ड क्या होता है। तो जब भी आप रोड साइड चलते होंगे तो यहाँ पे बड़े से पिलर लगे होंगे लोहे के, स्टील के, और इस पे बड़े से एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ये बड़े से एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इतने बड़े बड़े कि कभी कभी ये घरों जितना बड़ा, सिंगल बिल्डिंग के बड़ा भी बना दिया जाता है। तो यही इसी के गिर जाने से तमिलनाडु में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। कैमटोर में यहाँ पे गिर जाने से लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उसी की बातें बोली जा रही हैं, और ये तब हुआ जब इसको रिप्लेस करने की बातें हो रही थी। तो कुछ स्टील की जो फ्रेम्स है गिरी और उस पर लोग क्रश हो गए, दब के मर गए। ये इशू निकल के आ रहा है। तो ये जो बिलबोर्ड है रोड के किनारे, इसको लेके यहाँ पे एडिटोरियल है, उसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे। तो ये डिक्लेयर करता है बिलबोर्ड जो लगाया गया था वो इलीगल था। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे डेथ हो गई है तो वो चीज़ें इलीगल हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ें जो बताई जा रही हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूल्स 2023 के अंतर्गत नोटिफाइड किया जाता है और लाइसेंसिंग भी करी जाती है, तभी जाके ये होर्डिंग, बैनर, प्ले कार्ड, जितने भी एडवर्टाइज मटेरियल होते हैं तभी लगाए जाते हैं। और ये सारे के सारे सिटी के अंदर फल फूल रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ पे सीधे बात ये बोले हैं कि ये जो अनऑथराइज्ड बिल बोर्ड है ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर बिल बोर्ड आता है, ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ये चीज़ें अगर बना दे तो आपको याद होना चाहिए कि किस फील्ड में या किस क्षेत्र में चीज़ें आती हैं। 2 डिकेड यहाँ पे बीत गया और ये कहीं ना कहीं फेलियर ही बताई जा रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पे, जो कि अनलाइसेंस होर्डिंग यहाँ पे मार्केट में रन कर रही है। ये इतना फैटल एक्सीडेंट कराता हुआ चला जा रहा है। जुडिशरी भी इस पे अपना हस्तक्षेप कई बार कर चुकी है। कैपिटल चेन्नई में भी ये इंसिडेंट हुई है। अनऑथराइज होर्डिंग एक इशू बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी इलेक्शंस की रैली हो, जब भी कोई एडवर्टाइज करनी हो स्कीम की, या फिर एडवर्टाइज करनी हो किसकी, एंटरप्रेन्योर की, किसी भी फील्ड की, तो वहाँ पे ये बिग बिल बोर्ड यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट इसी को ये कहा था कि जो भी लैंड के किनारे आपका ये बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए गए हैं, जिसके कारण जो भी ग्रीन लैंड है वो ढक जा रही है, उसको हटाया जाए तुरंत। यहाँ पे 2008 में ये चीज़ें बताई थी। लेकिन यहाँ पे जो है अभी चेन्नई में ये 2019 में भी इशू हुआ। ये चीज़ें पहले भी हुआ, अभी रिसेंटली जो लेबर कैम्पटूर में डेथ हुई वो भी समझ सकते हैं। 2019 की बात करें तो स्कूटरिस्ट एक थी, उसका भी यहाँ पे डेथ होता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों का डेथ हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइज जो है वो राइट्स यहाँ पे क्या कंसर्न कर रही है कि पॉलिटिकल इंडिविजुअल का भी यहाँ पे जो ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है वो भी चीज़ें
आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसको किस प्रकार से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और जुडिशरी हस्तक्षेप कर दी है, फिर भी इस पे सही प्रकार से लॉज लेके नहीं आ रहे हैं लोग। तो यहाँ पे लैक ऑफ मैन पावर म्यूनसिपैलिटी की बातें बोली गई हैं। अनलाइसेंस होर्डिंग कैसे लग जा रही हैं, ये भी क्वेश्चंस उठा के बोली जा रही हैं, क्वेश्चन अराइज हो रही हैं। जो भी बिल बोर्ड लग रहे हैं वो अगेंस्ट अनस्टेबल और इलीगल वन यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें जो चल रही हैं वो इलीगल बता दी गई हैं कि ये इलीगल तरीके से लगा हुआ था और इसी की वजह से यहाँ पे गिर गया तो इसका डेथ हो गया। ये चीज़ें समझने योग्य हैं कि जो भी रोड के किनारे बड़े बड़े बिल बोर्ड हैं उनको यहाँ पे ग्रीन बेल्ट, जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं, उनको ढकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें ये आपका साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो होती है, डस्ट पोल्यूशन, इसको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ग्रीन हाईवे बनाने की भी बातें चल रही हैं। तो ये चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डेडली बिल बोर्ड को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आज का सबसे तगड़ा एडिटोरियल न्यूज़ यहाँ पे निकला हुआ है वो है सेडिशन, यानी देशद्रोह का मामला आपके ऊपर अगर लग जाए तो क्या होगा, उसी को लेके यहाँ पे 279वां रिपोर्ट आया हुआ है। किसका? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड क्या करी है कि जो है रिटेंशन करा जाएगा भाई, किसको? 1, 2, 4A सेक्शंस को। ये क्या सेक्शंस है? यही सेक्शंस है जो सेडिशंस का चार्ज आप पे लगा देगा और आपको 3 साल की जेल हो जाया करती थी, जो अब रिकमेंडेशन में 7 साल या उससे अधिक भी लगाया जा सकता है अगर आप देशद्रोह के प्रति कोई भी इशू निकाल के लाते हैं। तो अब देखिए ये किस किस फील्ड को जोड़ेगा, उसकी बैकग्राउंड को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आईपीसी जो लॉ ऑफ सेडिशंस है यहाँ पे ये चीज़ें रखती है। 124 सेक्शंस ए में सेडिशन चार्ज को रखा गया है और इसको पनिशमेंट को इन्हेंस करने की भी बातें बोली जा रही हैं। सेक्शन 124 की अगर बातें बोलें यहाँ पे तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल का था, लेकिन अभी इसको मिनिमम 7 ईयर्स भी कर दिया जाएगा। 2024 की बातें बोली जा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑर्डर किया है स्टे ऑन ऑल एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे हस्तक्षेप क्यों निकल के आया? क्योंकि भाई साहब आपके पास राइट टू फ्रीडम है और स्पीच और एक्सप्रेशन है। कहाँ पर? आपके फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये बताएंगे कि आपको बैकग्राउंड का न्यूज़ देख लेना चाहिए कि क्या क्या जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो चलिए बैकग्राउंड चलते हैं, फिर इसको कवर करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी को एम्बेडेड किए हुए है। आपको बता दें फंडामेंटल राइट सबसे पहले पार्ट 3 में ये रखा गया है। पार्ट 3 में जो आर्टिकल आती है 12 से लेके यहाँ पे 35 तक आर्टिकल आती है। तो ये सब आर्टिकल को हम यहाँ पे देखेंगे जो भी फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू इक्वालिटी किस में आती है? आर्टिकल 14 से 18 और 19 से 21 राइट टू फ्रीडम में आती है। 23 से लेके 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में आती है। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आती है और 29-30 जो कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में एम्बेडेड है। 32 से 35 तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बातें बोली जाती हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए, उस रेमेडीज़ की बातें बोली जा रही हैं। आपको बता दें राइट टू इक्वालिटी से क्वेश्चंस कम से कम अनगिनत बार आ गए होंगे। राइट टू फ्रीडम से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है, ये सेक्शंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए ये राइट टू फ्रीडम। इसकी डिटेलिंग को अगर हम समझें, क्योंकि ये सेडिशन से जोड़ के हम इसको देखते हैं, तो उसकी डिटेलिंग को हम आज अभी समझेंगे बैकग्राउंड में जाके। राइट टू एक्सप्लोरेशन से भी बता दें तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन से भी क्वेश्चंस यूपीएससी बनाई हुई है और स्टेट पीसीएस का कोई जवाब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस बनाता रहता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से भी क्वेश्चन आए हैं। एजुकेशन और कल्चरल राइट से भी क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी है यहाँ पे, इसको भी क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में आए हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या राइट टू फ्रीडम क्या है, तो उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में एम्बेडेड है। 19 क्लॉज ए में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे 6 राइट्स अपने अंदर यहाँ पे संभेले हुए हैं। कौन? ये वाला,
ये 19 से 21 में। तो यह आर्टिकल 19 की डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 19(1) में क्या, स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी हमें पूरा छूट है कि हम अपने भावनाओं को बोलकर और दिखाकर यहाँ पर व्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। ऐसी राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में यहाँ पे दी गई हैं। दूसरी जो है, हम असेंबली कर सकते हैं, कोई भी चीज़ गैदर करके यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं कि क्या क्या हमें बातें करनी है किसी भी इशू पे, ये कर सकती हैं। एसोसिएशन भी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इशू होगा हम उसका एक एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं और उस पर हम कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा कि हमें पूरे भारत में यहाँ मूवमेंट करने की ज़रूरत है एक जगह से, यानी अगर हम कन्याकुमारी हैं तो हम जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, कोई बैन नहीं है। तो मूवमेंट की भी आज़ादी, फ्रीडम यहाँ पे दी गई है। दूसरा रेसिडेंस की फ्रीडम, तो रेसिडेंस की फ्रीडम की बात करी जाए तो हम यहाँ पे कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ ईस्ट तक भी जाके अपना रेसिडेंस बना सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये रेसिडेंशियल की भी फ्रीडम आपको दी गई है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रखी जाती है। प्रोफेशंस की बात करी जाए अगर, तो प्रोफेशन हम अपना जाके भारत के कोने कोने में कोई भी व्यवसाय, कोई भी ट्रेड करने की आज़ादी दी जाती है। तो ये 6 राइट है, ये 6 से भी क्वेश्चंस हमेशा पूछ दिए जाते हैं और हर प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, ये इसको याद होना चाहिए। सारे के सारे आर्टिकल ये जो मैं मेंशन किया हूँ, सब आर्टिकल ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। बैकग्राउंड न्यूज़ कवर होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है वो किस चीज़ पे है। तो अब यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि जो यूनियन है यहाँ पे ये किस प्रकार से इसको डील करेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे एश्योर कर रही है कि जो सेडिशंस है वो लोगों को हार्म नहीं करेगी, लोगों की राइट को डिमिनिश नहीं करेगी, इसका मिसयूज नहीं होगा और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी यहाँ पे किस प्रकार से इसको रेगुलेट और कंट्रोल करके चलेगी, यही देखने योग्य बातें होंगी। लॉ ऑफ सेडिशन इंडिया की बात करी जाए तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री की अगर हम बात करी जाए, यानी हिस्ट्री में अभी चलते हैं फ्रेंड्स और हिस्ट्री को देखते हैं कि जो सेडिशंस की उत्पत्ति हुई किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से अपने देश में ये चीज़ें चली। तो यहाँ पे बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है जो कि बहुत ही इनफेमस हिस्ट्री चल रही है। 124A जो इनकॉर्पोरेट किया गया आईपीसी में यहाँ पे 1870 में, तो 1870 में 124A लाया गया और इसका पर्पज़ क्या था कि सप्रेस किया जाए वॉइसेस ऑफ इंडियंस। तो देखिए यहाँ पे इसको दबाने के लिए लाया गया था, जो भी भारतीय थे उनके आवाज़ को दबाने के लिए लाया गया था। किस हुकूमत के तहत? तो यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत के तहत लाया गया। जो भी ब्रिटिश के खिलाफ बोलता था तो यहाँ पे सेडिशंस का चार्ज 124A चपेट दिया जाता था, जिनके कारण लोग बोलने से भी डरे और उनकी हुकूमत बरकरार रहे। तो यहाँ पे आज के डेट में जो गवर्नमेंट लेके आ रही है वो इस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी नई रिकमेंडेशंस भी लेके आ रही है। तो वहाँ पे यही क्वेश्चंस एडिटर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट डिड नॉट वांट एनी वॉइस ऑफ डिसेंट और प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे जो बातें बोली जा रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके सामने आवाज़ उठे और ये 124 लाने के बाद वहाँ पे लोगों का दमन भी चला। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? यहाँ पे लोगों को किस प्रकार से दमन करना, एक्सप्लॉइट करना, ये उसका कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी ब्रिटिश राज आपके समय में आपके भारत में आई थी उसका यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि लोगों का किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशंस होती थी। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लॉ सेडिशंस जो है डिफाइन किया गया है और अप्लाइड किया गया है दो अलग अलग अर्थों में। ये दो अलग अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर डिटेलिंग में आपको समझा दूँ तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूरा समझिए ध्यान से पहले कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ब्रिटिश पीरियड में दो अर्थ हैं, तो पहला अर्थ को देखेंगे फिर दूसरा अर्थ को देखेंगे। ये सेडिशंस के जो दो मीनिंग निकल के आए हैं अपने भारत में, जो कि कॉलोनियल लॉ के रूप में यहाँ पे चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897 का यहाँ पे सबसे पहला और मेजर केस निकल के आया। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसका उपयोग आप मेंस के क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो 1897 में यहाँ पे बॉम्बे कोर्ट क्या पाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो कि
गिल्टी पाए गए सेडिशंस के चार्ज में। किस चीज़ में? तो केसरी जो कि मराठी वीकली न्यूज़पेपर है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। केसरी जो है वीकली न्यूज़पेपर है कि डे रूटीन न्यूज़पेपर है, या फिर ये किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, इस पे क्वेश्चंस बना है। तो केसरी एक मराठी है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, और ये वीकली न्यूज़पेपर थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसमें ये कुछ लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या थे, ये एक एक्टिविस्ट थे और ये हमेशा कहीं ना कहीं जो भी गलत चीज़ होता था उसके लिए ये खड़े हो जाते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इन्वोक किए शिवाजी को, विच वाज इंटरप्रेटेड एंड एक्साइटिंग डिसअफेक्शंस की बातें बोली जा रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो बाल गंगाधर तिलक को ये चीज़ें हुई, वहाँ पे ये बाल गंगाधर तिलक उस मैगजीन में लिखें, मराठी में लिखें और केसरी में न्यूज़पेपर में छपा। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से को और आगे बढ़ाया और यहाँ पे वो चीज़ें चली। तो वहाँ पे जो जज थे स्ट्रेची, वो क्या बोलते हैं कि ऑफेंस सेडिशंस जो है कंसिस्ट इन एक्साइटिंग अटेम्प्ट टू इंसाइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो भले ही कुछ हद तक अगर एक्साइट नहीं कर रही हैं, किसी को एंगर और वायलेंस के लिए प्रेरित भले नहीं कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे बैड फीलिंग कर रही है और गवर्नमेंट के प्रति बैड चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं। तो इस चीज़ को अटेम्प्ट मानते हुए यहाँ पे रिबेलियन भले आउटब्रेक ना हो और फोर्सिबल रेसिस्टेंस भले ना हो, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा सफिशिएंट पावर है कि उनको गिल्टी यहाँ पे मानता है इस सेक्शन के तहत। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चार्ज लगाया गया था इन पे, जो कि मेजर केस है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, हेटरेट, सारी चीज़ें फैला रहे हैं समाज में। ऐसी चीज़ें बताई गई थी किनको? बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन बाद में ये भी चीज़ें बोली यहाँ पे कि भले ही ऐसी चीज़ें नहीं हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे अगर सही नहीं मानती है तो आपको गिल्टी करार देती है, और इनको जेल भी कर दिया गया था, जो कि ब्रूटल और ड्रेकोनियन लॉ बताई गई थी। दूसरा केस को जो हम देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा एंगल निकल के आता है। ये तो पहला एंगल हो गया, अब दूसरा एंगल क्या है वहाँ पे वो हम देखेंगे। तो दूसरा एंगल कह रहा है यहाँ पे निहारतेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस यहाँ पे एम्परर, ये चीज़ें चली हैं। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे। और यहाँ पे डिसाइड किया गया जज के द्वारा कि जो फेडरल कोर्ट था वो एक्विट कर दिया, छोड़ दिया इनको, किसको? जो भी एक्यूज माने गए थे जिनको, मजुमदार को। किसके बेस पे? तो यहाँ पे क्या चीफ जस्टिस थे इसको एक्सप्लेन किए कि जो पब्लिक डिसऑर्डर है वो रीजनेबल एंटिसिपेशंस के साथ यहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर को ही यहाँ पे ऑफेंस के रूप में मान ले रही है। तो यानी इस चीज़ को ये कहा गया कि देखिए ये जो सेक्शंस लेके आए हैं ये कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए सही चीज़ नहीं है, इसलिए इसके बेस को मानते हुए एक्यूज को यहाँ पे मजुमदार जी को एक्विटल किया गया, एक्विट कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। तो ये दूसरा केस निकल के आ गया, ये पहला केस। तो दो एंगल निकल के आ रही हैं सेडिशंस में। वहीं उस वक्त जब ये चीज़ें चल रही थी कि ये सेडिशंस केस है, इस पे ज़बरदस्ती किसी का भी बेस बना के देश हित में अगर आप हेटरेड, एंगर, वायलेंस, रिबेलियन तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो पहले वाले केस में कह रहा है कि हम अरेस्ट करने के लिए सक्षम हैं और इस सेक्शंस के तहत बिना सोचे आपको गिल्टी करार दे देंगे। वहीं दूसरे में जो निरादेंदु दत्त यहाँ पे मजुमदार वर्सेस एम्परर ये केस आया था, यहाँ पे जज क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाएगा, ये ऑफेंस के कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझेंगे। तो तीसरा जो केस आ रहा है आपके आज़ाद भारत का, वो हम देखेंगे। तो आज़ाद भारत के तरफ अब बढ़ते हैं। अभी तक कॉलोनियल रूल की तरफ, ब्रिटिश राज की तरफ बढ़े थे, अब भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जो बिहार है, उस केस को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है। इस केस ने पूरी की पूरी सेडिशन सिस्टम को ही पुनः बदल के रख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे इस बेंच में क्या बातें बोली जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसकी दो एंगल है, इसको हम वैलिडिटी करार देते हैं और वैलिड करार देते हैं। ये ऑफेंस जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होता है यह सेडिशंस के अंतर्गत आएगा। तो ये विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट है और स्टेट जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट से यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है, इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस, जो कि समझने वाली बातें हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है अगर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात करी जाए, राज्य की सिक्योरिटी की बात करी जाए। तो यह एक लॉ ऑन सेडिशंस आती है और केदारनाथ को यहाँ पे गिल्टी करार दी जाती है। तो ये
केस भी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे। लेकिन यहाँ का केस जो अभी हम समझें, ये क्या था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में चीज़ें चली, और वो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश जब भारत पर राज कर रही थी और भारत के लोग जब उसके अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तब की बातें हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या रही हैं, सेडिशंस इज एन ऑफेंस बताया गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, और एनीवन जो कोई भी इसके लिए डिसअफेक्शंस करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट और पॉलिटिकल हेटरेट फैलाने की बात करिए तो यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाएगा, जैसे कि तिलक को दिया जा रहा है। दूसरे एंगल में ये बोलना है कि जो तिलक को यहाँ पे समझा गया और तिलक को यहाँ पे गिल्टी करार दिया गया, ठीक उसी प्रकार से केदारनाथ जी को भी यहाँ पे केस में गिल्टी डाल दिया गया। यानी देखिए, पहले तिलक को यहाँ पे दिक्कत हुई, तिलक को गिल्टी पाया गया, दूसरा जो है केदारनाथ को भी यहाँ पे गिल्टी करार करार दे दिया गया। तो ये दोनों इशू थी, आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्या ग्राउंड मान के कि पॉलिटिकल हेटरेट फैलाया जा रहा है, पब्लिक में पीस चीज़ें नहीं चल रही हैं। इस केस को अगर देखा जाए तो क्लियरली वायलेट कर रहा है। अगर इस केस को हम देखेंगे, जो सेडिशंस का केस है, अभी तक जो कहानी और कथा आपको सुनाया, इस कथा में क्या निकल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो कि मैं आपको बार बार अभी बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन ये चीज़ें हैं, इसमें क्या मिल रहा है हमको, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एक्सप्रेशन आर्टिकल जो 1A में आती है कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो क्या दिखा रहा है कि यह वायलेशंस कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, सिंपली जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है कि भैया हम अपने चीज़ों को, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, चाहे प्ले कार्ड से करें, चाहे हम प्रोटेस्ट करके करें, ये हमें अधिकार देता है आर्टिकल 19(1)A में। तो ये चीज़ें हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं, जिसको चेंज करने की बातें चल रही हैं। ये प्रोसेस जो भी चल रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम को हैम्पर करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी बातें बोलने की प्रयास हो रही हैं। लॉ डिक्लेयर कर रहा है प्राइवी काउंसिल, जो कि पहले चीज़ें थी, प्राइवी काउंसिल ये फाइनल डिक्लेयर कर रही है, और ये सेडिशंस जो है 144A में इसके खिलाफ जाती हुई डायरेक्ट नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 19A क्लॉज ए 19(1)A क्लॉज ए में यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि इसके खिलाफ नज़र आ रही हैं। तो इसको कैसे आप सही मान सकते हैं, राइट मानने का कोई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट यहाँ पे अवेयर है सेडिशन से, और 124 IPC के तहत यहाँ पे प्राइवी काउंसिल को इंटरप्रेट किया गया है। अब देखते हैं ये कोर्ट किस प्रकार से इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आगे बढ़ती है, इसी चीज़ को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। केदारनाथ का जो लोकल कम्युनिस्ट, इनको माना गया है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ये आए हुए थे, ये बेगूसराय बिहार के थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद होना चाहिए। और क्लोजर स्क्रूटनी करी गई, तब जाके इनके पोजीशंस और कोर्ट में केदारनाथ को इनको रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम तिलक यहाँ पे बताया गया कि ये तिलक से कोई अलग नहीं थे। तो कौन सा केस में, 1960 में। तो 1960 वाले केस का जो केस केदारनाथ का केस हुआ, इनको भी तिलक के समकक्ष ही लाके खड़ा कर दिया, यानी तिलक वाले केस में फिर इनको केस में लाके खड़ा कर दिया। जो तिलक को ग्राउंड बना के गिल्टी करार दिया गया, इनको भी वही ग्राउंड बना के गिल्टी करार दे दिया गया था। लॉ कमीशन अभी सजेस्ट किया है क्या टेंडेंसी कि इसको, इस डिसऑर्डर को यहाँ पे हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे 124A में, 124A में यहाँ पे सेक्शंस में डालेंगे किसको, सेडिशंस को, और कमीशन यहाँ पे डिफाइन करेगी टेंडेंसी क्या होगी, किस प्रकार से केसेस चलेंगी। पुलिसमैन यहाँ पे चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा कि किस प्रकार से डिसऑर्डर चल रही है, स्पीच और हेट्रेड आर्टिकल में किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, यहाँ पे पुलिस की तय होगी, पुलिस तय करेगा उस चीज़ को, यह चीज़ें बताई जा रही हैं। और यहाँ पे 3 साल के लिए 7 साल की सज़ा भी सुनाई गई है, और यूनिवर्सल डिमांड होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि तिलक की जो चीज़ें चली थी सेडिशंस पे वो गलत थी, केदारनाथ की जो चीज़ें चली थी वो गलत थी। तो पहला दूसरा केस जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट है, पहला सबसे बड़ा केस तिलक वाला वो भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डिमांड होना चाहिए इस लॉ को स्क्रैप करने के लिए। सेक्शन 124A IPC की हम बात करते हैं, तो ये जो है कंप्लीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अभी बोला गया है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के
तहत कार्य करती थी, लेकिन अभी इसको और एक्सटेंड करने की बातें बोली जा रही हैं ताकि लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको हनन किया जा सके। जाहिर सी बात है, अगर ये सेक्शन और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, पावरफुल बना दी जाएगी, तो ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मारती हुई नज़र आएंगी। तो यही इसमें फैलेसी हुई थी केदारनाथ के जजमेंट में। आज जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है 19 क्लॉज 2 में। ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप किसी को भी गाली देते हुए चलें, किसी को कुछ भी बोलते हुए चलें, किसी को मारते हुए चलें। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई है ताकि एक नियमबद्ध तरीके से इस चीज़ को लेके जा सके। लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे चीज़ें जो लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसको हमको समझना होगा। यहाँ पे स्क्रैप करने की बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं सारी डिटेलिंग जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स की दिए, राइट टू फ्रीडम का दिए, सेडिशंस को लेके दिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट अभी जो बने हैं उनसे क्या चीज़ें निकल के आई है। तो एक सपोर्टिव मूवमेंट, यिन यान यांग मूवमेंट है, एक नया मूवमेंट है जो नाइजीरिया के लिए है। तो नाइजीरिया कहाँ है वो हम देखेंगे, उसके बाद ये चीज़ें शुरू करेंगे। तो बैकग्राउंड में जाके नाइजीरिया देख रहे हैं यहाँ पे, और इसकी कैपिटल अबूजा है। ये देखिए यहाँ पे कैमरून, नाइजीर और ये चैड और ये बेनिन, यहाँ से ये टच करता हुआ नज़र। गल्फ ऑफ गुनिया यहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसलिए अभी कैमरून से रिसेंटली क्वेश्चंस आपके यूपीएससी 2023 में पूछे गए। अगर बात करी जाए नाइजीरिया कहाँ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये नाइजीर, चैड, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, कैमरून, ये चीज़ें देख सकते हैं। अब चलते हैं एडिटोरियल पे और देखते हैं क्या चीज़ें निकली हैं। तो अफ्रीका जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और लार्जेस्ट इकॉनमी की बातें बोली जा रही हैं अफ्रीका की। अगर देखी जाए तो नाइजीरिया यहाँ पे सेकेंड मोस्ट कंट्री में यहाँ पे आ रही है। तो अफ्रीका में ये चीज़ें चल रही हैं और पीसफुली ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर यहाँ पे हुई है। अभी रिसेंटली जो जनरल इलेक्शन हुई है तो वहाँ पे BAT बोला अहमद तनुबी जो कि 70 साल के हैं, 70 साल के, यहाँ पे ये पावर में आए हैं। तो ये नाइजीरिया के 16वें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इश्यू भी निकल के आई है। अब उनके पीछे की बैकग्राउंड को देखेंगे तो नाइजीरिया में जो लीडरशिप चल रही है वो एक सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल और ऑयल रिच फर्टाइल कंट्री होने के नाते यहाँ पे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर की जो बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे इसके अंदर योग्यता है बहुत सारी और इसको सही प्रकार से लेके आगे बढ़ने की आशा रखते होंगे। अभी जो रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं BAT, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं और इनको भी याद रखिएगा। तो नाइजीरिया के बारे में हम लोग और देखेंगे तो ये इनसिक्योरिटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शंस इंडेमिक इशू हो गया है, यानी पूरे नाइजीरिया की बात करें यहाँ पे तो ये चीज़ें चल रही हैं। रिजोल्यूशंस भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो डिफाइड की हैं लंबे समय से। और नाइजीरिया जो है एक अलग अपना छवि, वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल यहाँ पे बोली जा रही हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे हैं। चिल्ड्रन भी आउट ऑफ स्कूल्स बोली जा रही हैं, इनसिक्योरिटी की बात बोली जा रही हैं। और जो दूसरी बातें बोली जा रही हैं वो क्या, नाइजीरिया की बोको हराम कार्नेज एक ग्रुप है जो कि वहाँ पे इशू क्रिएट करी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट करी हुई है। बोको हराम से क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। ये किस कंट्री की ग्रुप है? एक टेरराइज ग्रुप है, एक प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से डील करती है। ये ऐसी ग्रुप है जो वहाँ के लोगों को मारती हुई भी नज़र आ रही है और मास किडनैपिंग भी करती है, रैंसम फिरौती मांगती है, कई प्रकार की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में भी अपना योगदान देती है, तो रॉबरी भी करती है। ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है। तो बोको हराम के बारे में हम लोग जानें जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हैं। ये सारी की सारी दिक्कतों के बावजूद भी यहाँ पे एनर्जेटिक अटैम्प्ट की बात करें तो इस कंट्री में जो एनर्जी है उसको हम अगर देखें तो हमारी दिल्ली में जो 4 गीगावाट का जो डिमांड है उसका यहाँ पे ये कंट्री का जो ग्रिड पावर जनरेट करता है वो मात्र 4 गीगावाट पे ही ये सिमट कर रह गया है। तो यहाँ पे जो पीक पावर, अभी गर्मी का सीज़न अगर चल रहा है तो इस सीज़न में अगर दिल्ली में जो पावर जनरेट होती है और नीड होती है लोगों को, उसका आधा ही यहाँ पे नाइजीरिया में चीज़ें चल रही हैं। जबकि वन ऑफ द पॉपुलेस्ट कंट्री है ये
अगर वर्ल्ड की बात करी जाए तो नाइजीरिया की पॉपुलेशंस और ग्रोथ रेट बहुत तीव्र गति से भी बढ़ रही है, इसलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। लेकिन वहाँ पे इस फील्ड में, एनर्जी वाले फील्ड में $25 बिलियन यहाँ पे खर्च करी गई ऑयल रिफाइनरी में, कि ताकि कम से कम इस चीज़ों को सही प्रकार से चलाई जा सके। लेकिन यहाँ पे तेलों की चोरी और बंकरिंग, ये सारी चीज़ें चलती गई और 5.4 बिलियन एनुअली यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट करी गई। तो यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ चलती है, आर्म और मिलिटियाज में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, बोको हराम का इशू और जो पॉलिटिकल विल की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये इशू निकल के और आ रहा है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ये सब चैलेंजेस से वाकिफ़ हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है, और इस पे बोले भी हैं कि हम शपथ लेते हैं इसको सही करेंगे। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। नाइजीरिया की इकोनॉमिक कैपिटल लगोस स्टेट को मानी जाती है और ये किंग मेकर भी है, बिजनेसमैन को बनाती भी है, आगे लेके आती भी है। यहाँ पे बात बोली जा रही है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है और पॉलिटिकली बहुत डिफ़िकल्ट है। इकोनॉमिकली इसको कैसे हम सही करेंगे या एक रिफॉर्म लेके आएंगे, तब जाकर के चीज़ों को सही प्रकार से हम चला सकते हैं। सेवरल फैक्टर नाइजीरिया में बात करी जाए यहाँ पे तो आती है कि जो कि इम्पोर्टेंट है और वो डील करने के लिए फ्यूचर में बिल्कुल रेडी है, तभी जाके हम ग्लोबली और इंडिया को यहाँ पे ग्लोबली और इंडिया का भी रिलेशंस यहाँ इस कंट्री से बहुत अधिक है। उसको अगर हम देखें तो इंडिया और नाइजीरिया का जो रिलेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाई बर्थ रेट तो यहाँ पे है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन जो एक्सपेक्ट करी है 2050 तक 400 मिलियन क्रॉस करने को है 2050 तक। तो ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री भी हो जाएगी, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। 50,000 से ज़्यादा पीपल इंडिया ओरिजिन यहाँ पे नाइजीरिया में रिसाइड करते हैं, सेटल कर चुके हैं, और ये लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन कम्युनिटी भी है। यानी वहाँ के जो भी कम्युनिटी है अफ्रीकन कम्युनिटी को छोड़ के ये सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी बोली गई है। तो नाइजीरिया में भारतीय बहुत मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है। 135 से ज़्यादा कंपनी वहाँ पे कार्यरत हैं, लोगों को जॉब दे रही हैं। और दूसरी तरफ बात करी जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री हैं। तो हम लोग जॉब भी देने में वहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो नाइजीरिया में हम लोगों का $10 बिलियन के आसपास यहाँ पे उस क्षेत्र में हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करी जाए यहाँ पे, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनीज में गए थे। क्यों गए थे, क्यों डिफेंस मिनिस्टर ही गए थे, यहाँ पे वो भी चीज़ें देखेंगे। तो राजनाथ सिंह यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर गए थे। आपको बता दें यहाँ पे 6 नाइजीरियन जो प्रेसिडेंट हैं, 15 में से अभी 16वीं जो बने हैं उनको छोड़ के, तो 6 नाइजीरियन प्रेसिडेंट में से भारत के यहाँ पे ट्रेंड डिफेंस ऑफिसर्स यहाँ पे हुए हैं। तो ये डिफेंस ऑफिसर्स हुए हैं, ये यहाँ पे भारत के डिफेंस ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे प्रेसिडेंट हुए हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हुए हैं 6 यहाँ पे डिफेंस ऑफिसर्स के रूप में यहाँ पे थे। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ विजिट किए हैं और इस कल्चर को रिवाइव करने की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे तनुबा के द्वारा जहाँ पे जो इलेक्शंस में कैंपेन किए वो इमीलो कान, इसका मतलब इट इज़ माई टर्न होता है, जो कि योरूबा लैंग्वेज में यहाँ पे बोले। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये नाइजीरिया को लेके, भारत के अपने रिलेशंस को लेके, IR इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू को यहाँ पे देखें, सारी डिटेलिंग को अच्छे से हम लोग देखें तो ये क्लियर हो गई होंगी। नाइजीरिया में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पे बोला अहमद तिनुबू, उनका चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे रेसलर अभी जो है सस्पेंड करते हुए नजर आए अपने प्रोटेस्ट को। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर सिंह यहाँ पे पहुँचे और 15 जून तक अपने इस चीज़ों को सस्पेंड करते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे बातें हुई लंबे समय तक अनुराग ठाकुर से, और साक्षी मलिक ये बातें बोली हैं कि 15 जून तक हम सस्पेंड करते हैं। यूनियन कैबिनेट यहाँ पे अपना मंजूरी दे दी है कि 28.5 किलोमीटर की एलिवेटेड मेट्रो लाइन गुरुग्राम के पास बनाई जाए। तो ये चीज़ें चल रही हैं जो कि हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम को लिंक करती हुई नज़र आएगी। दूसरी बात बोली जाए वैगरीज आप प्राइज राइट। तो वैगरीज का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जो फिक्स नहीं है, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ऐसी चीज़ें बोलती है। जैसे वैगरी आप मानसून बोला जाता है कि ऊपर जाती है, कभी मानसून नीचे आती है, बारिश कम आती है। उसी की वजह से यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट 2023 यहाँ पे लॉन्च की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिपोर्ट निकला है इन्फ्लेशन को लेके।
तो यहाँ पे इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन इन वेरियस कंट्रीज लास्ट 6 ईयर। तो ब्राज़ील में इन्फ्लेशन देख सकते हैं और इंडिया में इन्फ्लेशन देख सकते हैं। यूएस और यूके की बात करी जाए तो यहाँ पे है, तो ये रहा आपका यूएस और ये रहा आपका ब्राज़ील और ये रहा यूके। ये यूरो एरिया की ये डायग्राम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाइना यहाँ पे शिफ्ट हुए है, इसको इम्पैक्ट कमी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया भी कम नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खास करके अगर बात करी जाए तो किस मेजर फील्ड में, कंपोनेंट में, तो फूड वाले फील्ड में यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ्यूल एंड लाइट वाली फील्ड में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जो हमको 10 रुपये में चीज़ें मिल रही हैं अब वो 12 रुपये में मिल रही हैं या फिर 15 रुपये कर दिया गया है, दाम में बढ़ोतरी। इन्फ्लेशन अक्रॉस मेजर फूड की बात करी जाए 5 ग्रुप में, तो फूड और बेवरेज की आप देख ही रहे होंगे। ऑयल और फैट की बातें बोली जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 21-22 के आंकड़े के साथ 21-22 में ऑयल की यहाँ पे दाम बहुत तीव्र गति से बढ़े थे। ऑयल का मतलब यहाँ पे मस्टर्ड से है, यहाँ पे जो भी ईडिबल ऑयल थी उसकी दाम बहुत बढ़ गई है। मिल्क पे भी टैक्स लगाने से इसका भी दाम बढ़ गया, स्पाइसेस पे और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज, इसका मतलब ऐसे ड्रिंक जो अल्कोहल नहीं है तो उसके दाम बढ़ गए, यानी सॉफ्ट ड्रिंक की बातें बोली जा रही हैं। ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशंस की बातें बोली जा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार से यहाँ पे अक्टूबर 2021 से मार्च 23 तक चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। एमएलए कुकी एमएलए थे वहाँ के, अभी उनके ऊपर अटैक किया गया यहाँ पे मितई कम्युनिटी के द्वारा, जिनको दिल्ली हॉस्पिटल लाना पड़ा। तो उनका नाम है वनजगांजी वाल्ते, जिनको अभी अटैक किया गया प्रोटेस्टर के द्वारा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुकी वुमेन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं अमित शाह के रेसिडेंस के बाहर। तो ये न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, आपको बता दें कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब इन दोनों के बीच एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। किसको लेके? क्योंकि कुकी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब में यहाँ पे रख दिया गया है। तो कुकी ट्राइब को फियर क्या हो रहा है कि ये इनके जॉब को ले लेगी, इनके बच्चों को जॉब ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मितई यहाँ पे मेजॉरिटी में है, एक समृद्ध ये है, लेकिन ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है। और ये दोनों ग्रुप कुकी और मितई कहाँ पाए जाते हैं? दोनों ग्रुप पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में पाए जाते हैं, और ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। तो ये इशू निकल के आ रही है और यहाँ पे जो मितई कम्युनिटी कह रही है हमें भी ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ताकि हम अपने कल्चरल, लैंग्वेज और वहाँ के राइट्स और रिचुअल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सकें। तो अपने कल्चर लैंग्वेज को यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए डिमांड कर रहे हैं मितई ट्राइब कि हमें भी राइट दो, और उसी की वजह से लिए एथनिक यहाँ पे वायलेंस चल रहा है। यहाँ पे जो जीवा हैं, यहाँ पे गैंगस्टर थे, इनको लखनऊ सिविल कोर्ट में ही यहाँ पे भून कर मार दिया गया। भून का मतलब गोलियों से अटैक किया गया और शॉट डेड यहाँ पे पाए गए। तो इनका पूरा नाम क्या है? संजीव महेश्वरी। और यहाँ पे लखनऊ में इनको कोर्ट में पेशी के दौरान ही इनको मार दिया गया, जिसमें एक पुलिस वाला और एक छोटी बच्ची को हताहत होने की सूचना आई है। तो ये चीज़ें लखनऊ में चल रही हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर आपका चल रहा है। दूसरी जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पे, फॉर्मर दूरदर्शन की एंकर, जो इनसे सब लोग वाकिफ़ हैं। क्या कोई ऐसा है जो इनसे वाकिफ़ नहीं है, इनका न्यूज़ न सुना है? जो भी लोग अगर 20s में आए होंगे तो ये 2000 के आसपास, तो ये चीज़ें आपको मालूम चली होगी। ये न्यूज़ एंकर थी और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी। तो इनका नाम गीतांजलि अय्यर है। 71 साल की उम्र में यहाँ पे बीमार होने से इनकी मृत्यु हो गई। तो गीतांजलि अय्यर अभी रिसेंटली उनकी देहांत हो गई। ये दूरदर्शन में एंकर का कार्य करती थी। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इन पर्सनालिटीज़ को आपको याद होना चाहिए। 1000 ऑफ फ्ली होम, यहाँ पे यूक्रेन का डैम टूट जाने से यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो गया, जिसको एक बारबैरिक एक्ट बताया गया है। कौन बताया है? यहाँ पे रशिया जो है बोला है कि यह एक बारबैरिक एक्ट है। आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो डैम है, जिस डैम का नाम क्या है आपको, इस डैम का, ये डैम की लोकेशन आसपास है जपार्जियो न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जपार्जियो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास ये डैम है, जो कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर फटी तो बहुत सारे लोगों को ले डूबेगी। इसलिए इस पे अपनी पैनी निगाह यूएन भी रखे हुए है। ये डैम का नाम है काकोका डैम, और ये डैम न्यूज़ में आ गई है, इसलिए इसको
आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए ताकि ये अगर क्वेश्चंस भी आ जाता है कहीं से तो आपको दिक्कत ना हो। तो ककवोका डैम कहाँ पे है? आपके यूक्रेन में है। दूसरी बात है यहाँ पे देखेंगे कि ये फटा कैसे। तो आपको बता दें ये जो रीजन है ककोवा डैम वाला रीजन, ये आ गया था आपके रसिया के कब्जे में और यूक्रेन जो है, यूक्रेन से रसिया छीन लिया था। तो अभी रिसेंटली रसिया क्लेम कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर बम्बार्डिंग करते हुए कई प्रकार से चीज़ें हताहत हुई और इसकी दीवारें टूटी और जिसकी वजह से डैम यहाँ पे टूट गया। तो रसिया कह रहा है यह एक बारबेरिक एक्ट है यूक्रेन के द्वारा, यहाँ पे रसिया क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी सारी न्यूज़, आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। यूके के पीएम ऋषि सुनाक अभी रिसेंटली वाशिंगटन पे हैं, बिडेन से मिलेंगे और बातें भी चलेंगी किस पे? टेक पे भी। तो यूक्रेन पे जो चीज़ें चल रही हैं उस पे भी बातें चलेंगी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पे भी बातें चलेंगी कि किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उस पे भी बातें बोली जा रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आता है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग इंजर्ड हो गए फायरिंग में। कहाँ पे? यूएस हाई स्कूल ग्रेजुएशन। आपको बता दें यूएस में लोगों के घर घर में यहाँ पे वेपन होता है क्योंकि उनको राइट्स है कि आप वेपन रख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हर घर में कभी सुअर मारने के लिए, जानवर मारने के लिए, अपने प्रोटेक्शंस के लिए वहाँ पे लोग हर घर में लगभग वो वेपन रखते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वेपन आज के दौर में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे स्कूल में ही इसका यूज हो गया और वहाँ पे कई बच्चों की डेथ हो गई। तो लोकेशंस देख ही सकते हैं, परिस्थिति स्थिति। यहाँ पे स्टाफ और शेरिफ जो हैं खड़े हुए हैं, शेरिफ लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, ये सोचने योग्य बात है। आज के छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। कुवैत में अभी इलेक्शंस हुआ पार्लियामेंट के तहत, तो यहाँ पे एक वुमेन इलेक्ट करके आई। तो कुवैत आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और यहाँ पे जो इलेक्ट होके आई हैं जनन बुशैरी इनका नाम है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं कुवैत की पार्लियामेंट में। और जुनन बुशैरी जो पहली ऐसी सिंगल हैं जो इलेक्ट होके आई हैं। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में था इसलिए मैंने डाल दिया। अभी रिसेंटली लक्षिता जो है एक 1500 मीटर की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है एशियन अंडर 20 एथलीट। कहाँ पे हो रही है? आपके साउथ कोरिया में, ये चियन शहर में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये गोल्ड अभी क्लिंच की हैं और ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ 400 मीटर की रिले टीम ये भी गोल्ड जीती हुई नज़र आ रही है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा लक्षिता का, और ये क्या क्लिंच की हैं? गोल्ड मेडल क्लिंच की हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। और ये थी आज की सारी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है उसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाती है। ये थी सारी डिटेलिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करना और शेयर करना मित्रों के साथ बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।